नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के उस दौर की जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की नींव रखी, यानी वैदिक युग की। ये एक सफर है भजनों और कहानियों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक का। तो इस दिलचस्प दौर को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर हम उन पवित्र ग्रंथों की दुनिया में उतरेंगे जो उस समय के बारे में हमें बताते हैं, और आखिर में जानेंगे कि समाज में इतने बड़े बदलाव कैसे और क्यों आए। हमारी कहानी शुरू होती है करीब 1500 ईसा पूर्व से। देखिए, ये कोई एक जैसा समय नहीं था, बल्कि इसे दो बहुत ही अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, और दोनों की अपनी-अपनी खासियतें हैं जो हम आगे देखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि वैदिक युग को कैसे बांटा गया है। शुरुआती दौर यानी ऋग्वेदिक काल, जिसकी सारी जानकारी हमें इसके सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से मिलती है। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जिसमें एक नाटकीय बदलाव देखने को मिलता है। साहित्य का तो जैसे विस्फोट ही हो जाता है और समाज पूरी तरह से बदल जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम बात किन लोगों की कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग खुद को आर्य कहते थे। संस्कृत में इस शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। माना जाता है कि ये एक इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले लोग थे जो 1500 ईसा पूर्व से पहले सप्त सिंधु वाले इलाके में आकर बस गए थे। इन लोगों के लिए उनका भूगोल मतलब उनका इलाका सब कुछ था। उनकी पूरी दुनिया 7 नदियों की भूमि के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था। ये नदियां उनकी जिंदगी की लाइफलाइन थीं, और उनके ये प्राचीन नाम, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, उनके पवित्र ग्रंथों में बार बार आते हैं। अब सवाल यह है कि हमें इस दौर के बारे में पता कैसे चलता है। तो इसका जवाब है उनके साहित्य से। वेद यानी पवित्र ग्रंथ इतने ज्यादा जरूरी थे कि उन्होंने पूरी सभ्यता को ही अपना नाम दे दिया, वैदिक युग। वेद ही इस पूरी दुनिया का आधार हैं। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इन्हें अपौरुषेय माना जाता था। मतलब ये इंसानों ने नहीं, बल्कि सीधे देवताओं ने रचे हैं। और कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उन्हें इन दिव्य संदेशों को इकट्ठा करने का श्रेय दिया जाता है। सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें देवताओं की अहमियत के बारे में बड़े दिलचस्प सुराग मिलते हैं। सिर्फ ये गिनकर कि किस देवता का नाम कितनी बार आया है, एक साफ हायरार्की नजर आती है। युद्ध और बारिश के देवता इंद्र सबसे ऊपर हैं, जिनका जिक्र लगभग 290 बार हुआ है। ऋग्वेद के जो हिस्से बाद में जोड़े गए, उनमें हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसका भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। पुरुष सूक्त नाम का एक भजन है जिसमें पहली बार 4 सामाजिक वर्गों या वर्णों का जिक्र है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कह सकते हैं कि यह आने वाले समाज का एक खाका तैयार कर रहा था। पर ऋग्वेद तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद 3 और वेद आए, और हर एक की अपनी अलग खासियत थी। सामवेद धुनों की किताब थी, जिसे भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड थी, और अथर्ववेद वो तो जादू टोने, मंत्रों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जड़ी बूटियों का एक बड़ा ही दिलचस्प संग्रह था। देखिए, वेद इतने महत्वपूर्ण थे कि उनको सही से समझने के लिए कई और विज्ञानों का विकास हुआ। इन्हें वेदांग या वेदों के अंग कहा जाता था। इनमें उच्चारण यानी शिक्षा से लेकर खगोल विज्ञान यानी ज्योतिष तक सब कुछ शामिल था, ताकि ये पक्का किया जा सके कि सारे अनुष्ठान सही समय पर और सही तरीके से हों। इस दौर में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं लिखे जा रहे थे। भारत के महान महाकाव्यों में से एक महाभारत का विकास भी इसी समय हुआ। ये एक छोटी कहानी के रूप में शुरू हुआ, जिसे जय संहिता कहते थे, और फिर सदियों तक ये बढ़ता गया। इसमें नई नई कहानियां और विचार जुड़ते गए, जब तक कि ये 1 लाख श्लोकों का वो महाकाव्य नहीं बन गया जिसे हम आज जानते हैं। तो इन सभी ग्रंथों और रीति रिवाजों के पीछे उन शुरुआती वैदिक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर थी कैसे? खैर, ग्रंथ हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो आज की दुनिया से बहुत बहुत अलग थी। उस जमाने में बड़े बड़े साम्राज्य या शहर नहीं हुआ करते थे। जिंदगी जो थी वो कबीलों के इर्द गिर्द घूमती थी, और अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। और सबसे दिलचस्प बात ये कि उस समय दौलत का पैमाना सोना चांदी नहीं, बल्कि गायें थीं। यहां तक कि लड़ाई के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी, जिसका सीधा सा मतलब है गायों की खोज। इससे ही सब कुछ साफ हो जाता है। सत्ता की खींचातान सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं थी, बल्कि राजा के दरबार में भी चलती थी। 2 मुख्य पुरोहित थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ, जो 2 अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे।
एक ज्यादा उदार तो दूसरा ज्यादा रूढ़िवादी। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी विचारों का टकराव होता था। राजा अकेले ही सारे फैसले नहीं लेता था। उस समय कई जनजातीय सभाएं थीं, जहां मिलकर फैसले लिए जाते थे। सभा बड़े बुजुर्गों के लिए थी और समिति आम लोगों के लिए। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाएं भी इन सभाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं, अपनी बात रखती थीं। लेकिन ये व्यवस्था हमेशा कायम नहीं रहने वाली थी। ऋग्वेदिक काल की वो कबीलाई और पशुचारण वाली दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ, जिसने समाज की नींव हिला दी और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की। तो इस बदलाव की वजह क्या थी? एक शब्द में कहें तो लोहा। लोहे के औजारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने लोगों को घने जंगल साफ करने और खेती करने लायक बनाया। इसका नतीजा ज्यादा अनाज, बड़ी बस्तियां और पहले राज्यों यानी जनपदों का उदय। राज्यों के उदय के साथ ही राजा की भूमिका भी बदल गई। अब राजन सिर्फ एक कबीले का मुखिया नहीं था जिसे सभा चुनती हो। नहीं, अब ये पद वंशानुगत हो गया और राजा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि एक पूरे इलाके, एक राष्ट्र पर शासन करता था। जाहिर है, जब राजा की ताकत बढ़ी तो जनजातीय सभाओं का असर कम हो गया, उनका प्रभाव घटता गया और सबसे पुरानी सभा विदत तो पूरी तरह से खत्म ही हो गई। और सत्ता के इस केंद्रीकरण के साथ एक और बड़ा बदलाव आया। महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई, जो शुरुआती दौर से बिल्कुल उल्टा था। अब एक शक्तिशाली राजा अकेले तो राज कर नहीं सकता था, तो बढ़ते हुए राज्य को संभालने के लिए अधिकारियों का एक नया वर्ग सामने आया, जिन्हें रत्निन या दरबार के रत्न कहा जाता था। इनमें मुख्य रानी और युवराज से लेकर खजांची और शाही सारथी तक सभी शामिल थे। एक आधुनिक राज्य का ढांचा तैयार हो रहा था। तो चुने हुए मुखिया से लेकर वंशानुगत राजाओं तक और आम सभाओं से लेकर शक्तिशाली राजतंत्रों तक वैदिक युग कोई ठहरा हुआ समय नहीं था। ये बदलाव का एक ऐसा दौर था जिसने उन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारों को जन्म दिया जिन्होंने आने वाली सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी। सोचने वाली बात यह है कि ये प्राचीन बदलाव आज भी हमारे समाज में किस तरह से अपनी मौजूदगी दिखाते हैं।